Assalamualaikum and welcome to another video lecture on nanosciences. In this lecture, we will discuss about the thermal properties of nanomaterial. तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। तो अगर हम एक मटेरियल को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाती हैं, तो क्या उसके इफेक्ट में वो मटेरियल कोई और फिजिकल क्वांटिटी जनरेट करता है या फिर उसके इफेक्ट की वजह से मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें हम थर्मल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। अच्छा, अब थर्मल प्रॉपर्टीज एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज या फिनोमेनाज हैं जो कि फील्ड ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक या फिर फंडामेंटल पिलर्स कहलाते हैं। बेसिकली फील्ड ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से क्या मुराद है? तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से मुराद है कि इस तरह की साइंस की ब्रांच जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम एक एग्जांपल पर बात कर लें जो कि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के बारे में हमें बताए, तो वो है कि जैसे कि आजकल की जो गाड़ियां हैं इनमें कंबशन इंजन यूज़ किए जाते हैं। इन इंजन्स की जो एफिशिएंसी है या जो पावर ये जो यूज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होती है। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंबशन इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 40% है। बाकी जो 60% एनर्जी है या 60% पावर है एक इंजन की, वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। अब अगर हम अपनी थर्मल प्रॉपर्टीज को नैनो स्ट्रक्चर्स में यूज करके इस वेस्ट हीट एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, तो हमारे पास मेरे जो इंजन है या मेरे जो इंजन की एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, या कह लें कि यूज़फुल मटेरियल एक ऐसा यूज़फुल मटेरियल बनेगा जो कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि गाड़ी के किसी दूसरी पार्ट में यूज़ हो सकती होगी। अच्छा, अब इस तरह की हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो नैनो जनरेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट है हम उसी के बारे में फर्दर इस लेक्चर में बात करेंगे। तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसके कुछ की कॉन्सेप्ट है या कहने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको समझना भी उतना ही ज़रूरी है एक नैनो मटेरियल को थर्मल एक नैनो मटेरियल को यूज़फुल बनाने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहली बात होगी वो होगी थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी से क्या मुराद है? द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू conduction from a unit area of cross section of a material when there exists a temperature difference perpendicular to that area। अब ये चीज़ ही हम अपनी फिगर से समझते हैं। तो जैसे कि क्लास आप लोग देख सकते हो, एक मटेरियल है या एक से ज़ायद मटेरियल भी हो सकते हैं जो कि आपस में इन कांटेक्ट होंगे। इन कांटेक्ट होने से मुराद वो किसी सोर्स के थ्रू या किसी भी तरह आपस में मिले हुए होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब अगर एक मटेरियल है और इसके दरमियान कोई टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद होगा, जैसे कि इसका एक एंड जो है वो हाई टेम्परेचर पर है और दूसरा एंड लो टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो है वो हॉट एंड से हमेशा कोल्ड एंड की तरफ मूव करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हीट वेव को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इस फ्लो ऑफ हीट को जो है इनसाइड द मटेरियल हम कंडक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई क्लास? अब आप लोगों को एक और लाइन नजर आ रही होगी कि द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज measured perpendicular टू द एरिया थ्रू विच हीट इज फ्लोइंग। इस लाइन से क्या मुराद है? तो बेसिकली क्लास क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को
परपेंडिकुलरली डिटरमाइन करते हैं किसी भी यूनिट एरिया से, तो हमें उस यूनिट एरिया में जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या कह लें हमारे पास मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर बताया जा सकता है जब भी हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया जो है वो डिटरमाइन करते हैं। और इसके साथ ही आप लोग यहाँ पर एक ब्लॉक देख रहे होगे या एक मटेरियल देख रहे होगे जिस पर कुछ रेडिएशन जो कि हीट सोर्स को या हीट रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि जब ये, अब फर्ज करते हैं इस एक मटेरियल का जो टेम्परेचर था वो इन हीट रेस से इंसिडेंट होने या स्ट्राइक होने से पहले 37 या 40 डिग्री था। जैसी ये हीट रेज इस मटेरियल से पास आउट हुई तो इस मटेरियल का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। तो इस चेंज इन टेम्परेचर की जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास आ सकती है वो कब आ सकती है, जब हम एक टेम्परेचर ग्रेडियंट को या चेंज इन द टेम्परेचर को परपेंडिकुलर डिटरमाइन करते हैं किसी भी मटेरियल के एरिया से। जैसा कि ये मैंने लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एंड मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया थ्रू विच हीट इज फ्लोइंग। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में, तो ये जो रेट ऑफ हीट एनर्जी है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जिसे हम बोलते हैं, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट की जा सकती है बाय यूजिंग फोरियर लॉ फॉर हीट कंडक्शन। ठीक है, जो ये फॉर्म नज़र आ रही है आपको मैथमेटिकल, जो रेड कलर के पॉइंटर से लिखी गई है, ये बेसिकली हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बता रही है। और इस ये सारी क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम बात कर लें तो क्यू टी जो है वो हीट ट्रांसफ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को, कि 1 सेकंड या 1 मिनट के हिसाब से कितनी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो है वो एरिया थ्रू विच हीट एनर्जी इज फ्लोइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल टी जो है वो बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट से मुराद है चेंज, तो डेल टी चेंज इन दी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी जो है वो हॉट और कोल्ड एंड के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम थिकनेस ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे थर्मल कंडक्टिविटी की, तो बेसिकली हम देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी किन पैरामीटर्स या किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली क्लास आप लोग देख सकते हैं कि टोटल यानी टोटल थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इक्वल टू से मुराद डिपेंड कर रही है थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फोनॉन। ठीक है, फोनॉन भी एक इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल ही है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हम मेटल्स ज़्यादातर जो नैनो मटेरियल या नैनो टेक्नोलॉजी में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो मेटल या फिर सेमीकंडक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्लास क्या हुआ है कि मेटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, जबकि जो फोनॉन है ये बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमने के टोटल जो कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टोटल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्रेशन, उसको इक्वल टू लिख दिया है थर्मल कंडक्टिविटी ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के। अब कोई एक ऐसा रिलेशन है हमारे पास जो कि थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से जो है वो रिलेट कर सकता है। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास आया due to Widman-Franz law. According to Widman-Franz law, the thermal conductivity and electrical conductivity at given temperature is Ke equal to L sigma into T। अब सिग्मा से क्या मुराद है? सिग्मा बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सैंपल है। के ई थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आपको पता है, और एल जो है बेसिकली वो लॉरेंट्ज नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल एक बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग
values in these constant values by putting values in these constant, which is pi square into kb square over 3e square, where kb is the Boltzmann constant having value 1.38 into 10 raised to power minus 23। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है जो कि है सीबैक इफेक्ट, और पूरी की पूरी थर्मो इलेक्ट्रिक या थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले जो बात करते हैं हम वो करते हैं सीबैक कॉफिशिएंट सीबैक इफेक्ट की। तो बेसिकली क्लास क्या होता है सीबैक इफेक्ट में, कि मेरे पास दो मटेरियल्स मौजूद हैं, ठीक है। एक को मैंने मटेरियल 1 बोल दिया और एक को मैंने मटेरियल 2 बोल दिया, जिसको मैंने येलो और ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये दोनों मटेरियल इन कांटेक्ट है। इन कांटेक्ट का क्या मतलब है कि आपस में कनेक्ट है, मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने मटेरियल 1 के एक एंड को जो है वो टेम्परेचर रेज कर दिया या हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी और उससे उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो रेज हो गया, तो क्या हुआ है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर विच इंक्लूड्स मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस या जिसके को हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते हैं वो जनरेट हो गया है, जिसको हम वोल्ट मीटर की मदद से डिटरमाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट फॉर दी सीबैक इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि सीबैक इफेक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म है डेल वी से मुराद चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर हाई करते जाएंगे और टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों हैंड के दरमियान मौजूद होगा, उतना ही ज़्यादा मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को जो है वो कॉन्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें, तो मेरे पास आएगा इक्वल टू और इक्वल टू के साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि है सीबैक कोफिशिएंट। अब सीबैक कोफिशिएंट की वैल्यू इस इक्वेशन से जो निकलती है वो है फॉर द चेंज इन द टेम्परेचर, तो वो वैल्यू आएगी डेल वी इक्वल टू डेल टी। लेकिन क्लास इसके बाद आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि ये वाली जो सीबैक इफेक्ट की वैल्यू है वो जो है चेंज इन दी टेम्परेचर के लिए है। लेकिन सीबैक इफेक्ट कोफिशिएंट की एक और वैल्यू भी है जो कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए बनी आई गई है, जो कि है S इक्वल टू 8t kb स्क्वायर पाई स्क्वायर 3h स्क्वायर। m जो है m स्टार इफेक्टिव मास को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके साथ ही पाई और 3 एंड 2/3 जितने भी सिस्टम जिनका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा उनके लिए सीबैक कोफिशिएंट की वैल्यू यही रहेगी। इसके साथ अगर हम बात कर लें इन सारे कांस्टेंट की, तो के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन है। एम जो है वो इफेक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन जो है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद है, और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻23 जॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें एक और थर्मोइलेक्ट्रिक फिनोमेना की, तो वो है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट इज टोटली ऑपोजिट टू सीबैक इफेक्ट। अगर हमें सीबैक इफेक्ट को समझ आ गया तो हम आसानी से पेल्टियर इफेक्ट को समझ सकते हैं। बेसिकली क्लास क्या होता है कि पेल्टियर इफेक्ट में भी सीबैक इफेक्ट की तरह दो डिफरेंट मटेरियल्स या मेटल्स लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपस में किसी सोर्स या किसी तरह भी कनेक्ट कर दिए जाते हैं, इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? पेल्टियर इफेक्ट में जो है वो हम एक बैटरी सोर्स या एक कह लें ईएमएफ सोर्स भी कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट के साथ। अब यहाँ पर हमने अपना जो मटेरियल इस्तेमाल किए हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद मेटल्स हैं, जिसमें बिस्मुथ और कॉपर इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे ही मैंने अपनी बैटरी कनेक्ट कर दी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो इस सर्किट से जैसे ही
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा, तो मेरे पास इस सर्किट का एक एंड जो है वो हॉट हो जाएगा, यानी कि एक जंक्शन जो है वो हॉट हो जाएगी और दूसरी जो जंक्शन है वो कोल्ड हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है जनरेट हो गया ड्यू टू चेंज इन दी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेशन ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लाइब्रेशन के क्या मुराद है? लाइब्रेशन से मुराद है कि इन एंड्स पर जितनी भी हीट एनर्जी या हीट जनरेट होगी वो डायरेक्टली रिलेटेड है करंट के फ्लो के साथ, ठीक है, थ्रू आउट द सर्किट। अब अगर हम इस इफेक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर लें, तो मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपली सिर्फ जो हीट एनर्जी है जो कि लाइब्रेट हुई या जनरेटेड हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब Q इक्वल टू ये जो सिंबल है ये बेसिकली पेल्टियर कोफिशिएंट कहलाता है, जो कि पेल्टियर इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है I, और इस तरह पेल्टियर कोफिशिएंट की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है Q/I, और यहाँ से जो इसका यूनिट हमारे पास आ जाता है वो सिंपली आता है जूल पर एम्पियर। इसके बाद अगर हम फोर्थ टर्मिनोलॉजी की बात कर लें तो वो है थॉमसन इफेक्ट। बेसिकली थॉमसन इफेक्ट क्या है क्लास, के द एवोल्यूशन और absorption of heat when electric current passes through a circuit composed of a single material that has a temperature difference along its length। सबसे पहली डिफरेंस जो है वो थॉमसन इफेक्ट का पेल्टियर इफेक्ट से क्या है कि इसमें जो मेरा सर्किट बना हुआ है वो एक ही तरह के मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इस पहले सर्किट को देखें तो सबसे पहले क्या हुआ है कि एक सर्किट बना लिया जो कि एक ही तरह के मटेरियल का बना हुआ था। उसके बाद इस सर्किट के एक एंड को मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से एक एंड जो है वो हॉट हो गया और दूसरा एंड कोल्ड हो गया। एंड भी बोल सकते हैं और इस पॉइंट को हम नोट भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि सर्किट के कॉर्नर को रिप्रेजेंट करती है। अब जब भी क्लास ये बात याद रखने की है कि जब भी जो करंट है जो कि इस सर्किट में फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कोल्ड जंक्शन होगी या क्लोज्ड कोल्ड एंड की तरफ जब भी वो ट्रैवल करेगा, तो मेरे पास हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व्ड होगी। इवॉल्व्ड से मुराद है जनरेट होगी, ठीक है। और अगर मेरे पास ये सेम सर्किट में करंट जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कोल्ड जंक्शन होगा, यानी कि हॉट जंक्शन की तरफ मूव कर रहा होगा, तो इस केस में जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही होगी थ्रू आउट द सर्किट। और इसके साथ ही एक और बात भी याद रखनी है आपने कि जब हमने इसको हीट सोर्स सप्लाई की तो इसकी लेंथ के अलोंग टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर अगर थॉमसन इफेक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में बात कर लें तो वो है Q इक्वल टू थॉमसन कोफिशिएंट इंटू आई डेल टी, जो और बाकी सारी क्वांटिटीज ये सामने लिखी हुई हैं, ठीक हो गया, डिस्प्ले पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर सबसे लास्ट में बात कर लें तो बात करेंगे हम फिगर ऑफ मेरिट जेड टी की। अब फिगर ऑफ मेरिट जेड टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी है especially for the case of nanomaterial और thermoelectric devices। तो बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट जेड एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है या फिर आप इसको एक डायमेंशनलेस पैरामीटर भी बोल सकते हैं, जो कि हमें हमारी थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो है वो एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि ये जो पैरामीटर है वो इस बारे में हमें बताता है कि मेरा जो मटेरियल है थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो मैंने बनाई है वो कितनी थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक हो गया क्लास। अब अगर हम बात कर लें जेड टी या फिगर ऑफ मेरिट की मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में, तो जेड टी इक्वल टू एस स्क्वायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन सिग्मा over K. K represent thermal conductivity into T.
टी जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि फिगर ऑफ मेरिट जेड टी इन 4 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, तो हम एक ग्राफ तो बना ही सकते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। अब जो ग्राफ बनेगा हमारा फॉर द फिगर ऑफ मेरिट जेड टी, वो बनेगा फिगर ऑफ मेरिट बिटवीन द फिगर ऑफ मेरिट जेड टी एंड चार्ज कैरियर, या फिर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। और हमेशा याद रखना क्लास कि जब भी चार्ज कैरियर्स की बात आएगी तो हम इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की बात करेंगे। अच्छा, ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये वाली जो रेड लाइन है ये फिगर ऑफ मेरिट जेड टी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एस जो है वो सीबेक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू लाइन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रीन लाइन जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्राफ का जो वाई एक्सिस है वो जेड टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्राफ के एक्स एक्सिस पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। अब हम देखते हैं कि काम हुआ किस तरह से है। तो बेसिकली क्लास जैसे-जैसे देखें आप, द ग्राफ यूजुअली स्टार्ट विद द लो ज़ेड वैल्यूज़। जैसे-जैसे ज़ेड की वैल्यू लो है, उसी तरह से कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की भी वैल्यू लो है। अब जैसे ही कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज़ होने लगी, वैसे-वैसे ही ज़ेड या फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू भी राइज़ होना स्टार्ट हो गई है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई है मटेरियल की। लेकिन क्लास अब एक पार्टिकुलर पॉइंट आएगा, एक पार्टिकुलर कह लें एक पार्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसके बाद ज़ेड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब इस ज़ेड की वैल्यू को डिक्रीज़ होने की 2 डिपेंडेंस फैक्टर हैं। उसमें जो सबसे पहला डिपेंडेंस फैक्टर है वो है सीबेक कोएफ़िशिएंट। अब आप लोगों ने ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पढ़ा है कि ज़ेड की वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है सीबेक कोएफ़िशिएंट के साथ और इनवर्सली रिलेटेड है थर्मल कंडक्टिविटी के साथ। तो जैसे-जैसे हमारे पास जो है वो सीबेक ज़ेड की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे गई, वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी और इस डिक्रीज़ होने की वजह क्या है कि एक तो सीबेक कोएफ़िशिएंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई और इसके साथ ही जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होने लग गई। अब आप लोगों को पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी हैज़ द इनवर्स रिलेशन विद फिगर ऑफ मेरिट ज़ेड, ठीक है? तो इसके साथ ही ज़ेड की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो गई। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ क्यों हुई है? क्योंकि क्लास देखें, इनिशियली कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि कैरियर फ्री चार्ज कैरियर जो हैं वो बहुत ही कम थे। लेकिन जैसे-जैसे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन से मुराद है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक मटेरियल में ज़्यादा हो गई। तो इसके साथ ही मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी भी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड इन कैरियर स्कैटरिंग, क्योंकि चार्ज कैरियर आपस में स्कैटरिंग करेंगे जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक हो गया? अब अगर लास्ट डिपेंडेंस फैक्टर या टर्मिनोलॉजी की बात कर लें तो वो होगी एफिशिएंसी ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैंने एक थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस बना ली है, लेकिन अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफिशिएंसी का जो फ़ॉर्मूला है वो आप लोग अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू TH माइनस TC ओवर TH 1 प्लस ZTM माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस ZTM प्लस TC ओवर TH। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप लोगों ने सारी चीज़ें पहले देखी हुई होंगी, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नई होगी क्लास आप लोगों के लिए, वो है ZTM, यानी ZT के साथ एक M भी लिखा गया है। तो बेसिकली क्लास ZTM जो है ना, वो उस फिगर ऑफ मेरिट ZT को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अप्लाई कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर मटेरियल है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, सूटेबल एनवायरनमेंट और वैक्यूम जैसी पैरामीटर आते हैं।
वो सारे अप्लाई कर दिए गए हैं, तो इसकी फिगर ऑफ मेरिट को मैंने ZTM लिखा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है वो ZTM के ऊपर डिपेंड कर रही होती है फॉर द थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें ZTM, तो ZTM जो है उसको फाइंड आउट या डिटरमाइन करने की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है 1/TH-TC इंटीग्रेशन विद ZT। अब ये वाला जो ZT है वो कौन सा वो वाला फिगर ऑफ मेरिट ZT है जिस पर कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।